हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक वीडियो शेयर किया था और उसी का पार्ट 2 मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के डिफरेंट टाइप्स, जिसमें आप लोगों को फ्रंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। फ्रंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, और आज जो है उसी का तीसरा पार्ट है, दैट इज कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? कैपिलरीज आप जानते हो कि बहुत ही नैरो ट्यूब्स होती है। सो कैपिलरिटी ऑफ नैरो बोर ट्यूब इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट द सैंपल बेस्ड ऑन देयर साइज टू चार्ज रेशियो. Capillary electrophoresis is relatively new separation technique compared to the traditional techniques such as agarose gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis या polyacrylamide gel electrophoresis, जो कि आजकल हम लेबोरेटरी में बहुत यूज़ करते हैं. एंड agarose gel electrophoresis को दूसरा नाम है, आप लोग याद रखिए, दैट इज SDS space. It provides a very attractive feature which make it both competitive and a good alternative. One of the major advantages of capillary electrophoresis over the other separation technique is the ability to separate both charged and non-charged molecules. मतलब कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो मॉलिक्यूल्स चार्ज हो जाते हैं वो भी सेपरेट हो जाता है, नॉन चार्ज मॉलिक्यूल्स भी सेपरेट हो जाते हैं. In capillary electrophoresis, separation of analyte ion is performed in an electrolyte solution. That means its background is an electrolyte present in a narrow fused silica capillary. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एनालिटिकल आयंस होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से, और जो कि एक नैरो फ्यूज सिलिका कैपिलरी में प्रेजेंट होते हैं. द एंड्स ऑफ द कैपिलरी आर इमर्ज्ड इनटू वायल्स. जो एंड्स होते हैं कैपिलरी के वो वायल्स में डूबे हुए होते हैं, दैट इज इनलेट एंड आउटलेट कैपिलरी के दोनों, एंड फिल्ड विथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन which also contain electrodes connected to high voltage supply. The sample solution is introduced in the capillary as a small plug by applying pressure. मतलब आप क्या करोगे, कैपिलरी के एक एंड पे वो सैम्पल सॉल्यूशन अप्लाई करोगे, लेकिन आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है कैपिलरी के अंदर जाने के लिए, इसलिए हमें वी हैव टू यूज प्रेशर, एंड दैट प्रेशर विल बी hydrodynamic injection or voltage, that is electrokinetic injection. With the application of high voltage, that is 5 to 30 kilowatts across the capillary, zones of analyte are formed due to different electrophoretic mobilities of ionic species and migrate towards the outlet side of the capillary. विद द एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज, जैसे ही हम उस पर हाई वोल्टेज लगाते हैं कैपिलरी पे, तो आपको जोन्स बन जाती है. जो भी सब्सटेंस आपको सेपरेट करता है, तो जोन्स ऑफ एनालाइट्स आर फॉर्म्ड. क्यों बन जाती है? ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटीज ऑफ द आयोनिक स्पीसीज. आयोनिक स्पीसीज की जो मूवमेंट की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, एंड माइग्रेट टूवर्ड्स द आउटलेट साइड ऑफ द कैपिलरी. In fact, different ions can be separated when their charge or size ratio differs. Before reaching the end of the capillary, the separated analyte bands are detected directly through the capillary wall. जो bands बनते हैं उनको हम capillary wall से देख सकते हैं. अभी देखिए कि इसके अंदर आप लोगों को सारे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या हम यूज़ करते हैं. देखिए, येलो कलर की कैपिलरी जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल करा हुआ है, इनलेट है, इनलेट वायल है, आउटलेट वायल है, और जो सैंपल वायल है उसको हमने लोड कर दिया है, और उसके बाद पावर सप्लाई से अलग अलग कैथोड एंड एनोड अलग अलग 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं. और आपको पता ही है
कि जब वो सेपरेट होते हैं तो उसको हम डिटेक्टर से डिटेक्ट करके और कंप्यूटर पे ले लेते हैं. सो दिस इज़ द apparatus ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसके एडवांटेज क्या है? देखिए, इसके एडवांटेज में सबसे ज़्यादा तो इसकी सेपरेशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है. इसको एनालिसिस करने का टाइम बहुत कम होता है. लो सैंपल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंजम्पशन, हमें सैंपल नेचुरली कैपिलरी तो बहुत ही कम चाहिए होता है. लो वेस्ट जनरेशन, वेस्ट बहुत कम बनता है. एंड ईज ऑफ ऑपरेशन, बहुत ईजी होता है इसको. इसके डिसएडवांटेज क्या है? ड्यू टू स्मॉल डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, हीट इज डिसिपेटेड दैट कॉजेज इंक्रीज्ड डिफ्यूजन. नेचुरली जब आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स काम करेंगे तो जो हीट होती है उससे डिफ्यूज़न, मतलब जो भी आप सेपरेट कर रहे हो उनके डिफ्यूज़न की कैपेसिटी बढ़ जाती है. सो ड्यू टू दिस द रिजोल्यूशन इज़ नॉट ऑलवेज प्रॉपर. इसकी एप्लीकेशन क्या है? कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ यूज्ड इन फॉलोइंग एनालिसिस ऑफ फूड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड environmental pollutants. This is about the frontal electrophoresis. Now second portion electrophoresis को हमने दो में डिवाइड किया था. Second is zone electrophoresis. और zone electrophoresis की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि इसमें जो सेपरेशन होता है उसके लिए हमें नेचुरली एक सेपरेशन मीडिया और स्टेबलाइजिंग मीडिया चाहिए होता है. So what is zone electrophoresis? This is the most prevalent electrophoretic technique of these days. In this type of electrophoresis, the separation process is carried out on a stabilizing media. The zone electrophoresis is of following type. ये भी अलग अलग तरह का होता है. Naturally, जो stabilizing media होता है पेपर हो तो it is known as paper electrophoresis. अगर सेलुलोज एसीटेट हो तो सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब आप देखिए जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस तरह से जो हमने सैंपल लिया है या जिसको सेपरेट करना, तो इस तरह से जोन्स बन जाते हैं एंड हम उसको आराम से उस सपोर्टिंग मीडियम पे क्लासीफाई कर सकते हैं. ये इस फोटोग्राफ में दिखाया हुआ है. नाउ इसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस. जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस का फर्स्ट टाइप मैंने बताया आपको, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस. और जैसा नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हमारा जो सैंपल है वो सेपरेट होगा ऑन द पेपर. इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस अ फिल्टर पेपर लाइक क्रोमेटोग्राफी पेपर हैविंग स्लाइट एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी एंड यूनिफॉर्म पोर साइज इज यूज्ड as a supporting medium for the separation of sample under the influence of an applied electric field. तो इसमें नेचुरली जो आपका सपोर्टिंग मीडियम हो गया वो पेपर हो गया, लेकिन उस पेपर में जैसे वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 होता है जिसमें पोर साइज बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए और जिसकी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम होनी चाहिए. While carrying out paper electrophoresis, a strip of filter paper is moistened with buffer, and ends of the strip are immersed into buffer reservoirs containing the electrodes. बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है. 2 रिजर्वायर होंगे, जैसे 2 वाल्स होते थे, उनमें हम बफर भर देंगे और हमारा जो स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है उसको हम पहले उसी बफर में डिप करके और उसको कर लेंगे, गीला कर लेंगे. Then the samples are spotted in the center of the paper. पेपर के सेंटर में हम सैंपल को डाल देंगे. हाई वोल्टेज इज अप्लाइड और फिर हम दोनों जो है हमारे बफर टैंक्स उन पे हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं एंड द स्पॉट्स माइग्रेट अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस. अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा. आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड कंपोनेंट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय अ वेराइटी ऑफ स्टेनिंग टेक्निक. बिल्कुल उसी तरह से पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह फिर हम कुछ स्प्रे करेंगे जिससे वो बैंड्स जो है वो डेवलप हो जाए और उनकी हम आइडेंटिटी नोट कर देंगे. अब आप देखिए इस वाले स्लाइड में आप देखिए पेपर मैंने लगा रखा है. पेपर के दोनों तरफ सपोर्ट देने के लिए 2 ग्लास प्लेट्स हैं
और सैंपल जो है वो बीच में डाल दिया है। पेपर के दोनों एंड्स देखिए आप 2 टैंक्स में डूबे हुए हैं जिनमें बफर सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, और दोनों टैंक्स में एक कैथोड है और एक एनोड है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और फिर जैसे ही हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इनका मूवमेंट चालू हो जाता है, लेकिन वो मूवमेंट जो है हमें दिखाई नहीं देगा। कैसे दिखाई देगा? जब हम इस पे कुछ स्प्रे करेंगे और उस स्प्रे से वो बैंड्स दिखाई देंगे। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन इसके क्या है? सीरम एनालिसिस फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस इज कैरिड आउट बाय पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेचुरली अपने ब्लड के सीरम को एनालिसिस के लिए ये यूज़ करते हैं मसल प्रोटीन दैट इज़ मायोसिन, एग प्रोटीन दैट इज़ एल्ब्यूमिन, मिल्क प्रोटीन दैट इज़ केसीन, snake and insect venoms have been satisfactorily analyzed during paper electrophoresis. Or disadvantage, it is very time taking. Around 14 to 16 hours are needed for the process of complete separation. Now next is cellulose acetate electrophoresis. It is the modified version of paper electrophoresis developed by Cohen in 1958. In this type of electrophoresis, bacteriological acetate membrane filters are taken in place of regular chromatography paper. Naturally, इसमें हम regular chromatography paper ना लेके bacteriological acetate membrane filters लेते हैं. The following are advantages of cellulose acetate strips over chromatography paper. Chromatography paper से cellulose acetate paper क्यों better है? The cellulose acetate strips are chemically pure and free of lignin and hemicellulose and generally act as barrier in free movement of large molecule. जो हमारा cellulose acetate strips होता है उसमें ना लिग्निन होता है ना हेमिसेलुलोज होता है, तो इसलिए वो लार्जर मॉलिक्यूल्स के लिए एक तरह से बैरियर का काम करता है. बिकॉज ऑफ द लो कंटेंट ऑफ ग्लूकोज सेलुलोज एसिटेट स्ट्रिप्स आर सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स. नेचुरली जब सेलुलोज नहीं होगा तो हम इसको ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट दैट इज पॉलीसेकेराइड्स के सेपरेशन में काम देते हैं. सेलुलोज एसिटेट इज नॉट हाइड्रोफिलिक एंड दिस होल्ड्स very little buffer which further helps for a better resolution of short time. So हाइड्रोफिलिक नहीं होता है, इसलिए इसमें जो हमारा बफर होता है उसको वो बहुत कम होल्ड करता है और रिजोल्यूशन में बहुत इजी हो जाता है. अब आप देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या है. इट इज़ स्पेशली यूज फॉर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन सच एज separation of glycoproteins, lipoproteins and hemoglobin from the blood. अब आप देखिए इससे मैंने बताया है कि किस तरह से 2 चैम्बर दिख रहे हैं आपको, बीच में सेलुलोज एसिटेट पेपर, और किस तरह से सेपरेट करने के बाद हम इवन हीमोग्लोबिन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एटसेट्रा में यूज़ कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल हम इसको यूज़ भी बहुत करते हैं. इसमें नेचुरली जैसे या तो आप एगेरोस जेल लेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एगेरोस जेल हम डीएनए सेपरेशन में लेते हैं, या पॉलीएक्रिलामाइड जेल लेते हैं जिसको हम प्रोटीन सेपरेशन में काम लेते हैं. ये मैं पहले ऑलरेडी 2 वीडियो इस पर बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ आप लोगों को. तो इसमें क्या होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ जेल एज सपोर्टिंग मीडिया फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. डीएनए और आरएनए या प्रोटीन के सेपरेशन में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में लेते हैं. इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड फॉर एनालिटिकल पर्पसेस बट मे बी यूज्ड एज प्रिपरेटिव टेक्निक टू पार्शियली प्योरीफाई मॉलिक्यूल्स प्रायर टू यूज फॉर अदर मेथड्स सच एज मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, PCR that is polychain reaction, cloning, DNA sequencing and immunoblotting. तो ये क्या होता है कि अधिकतर एनालिटिकल पर्पस में हम यूज़ करते हैं, पर कभी कभी इवन ये हम PCR इनमें भी यूज़ करते हैं. दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रोफोरेसिस. मैं पहले ही बता चुकी हूँ
in biotechnology laboratories and used for all types of experiment in ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? When a potential difference is applied across the electrodes of horizontal electrophoretic tank containing agarose gel and biomolecules such as nucleic acids are loaded, then they get separated according to their molecular size. ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ आपको. Bigger molecules have more molecular size and smaller molecules have smaller molecular size. बिगर एंड स्मॉलर से क्या मतलब है कि देखिए किसी के डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो वो बहुत बड़ा बिग हो गया, और किसी में बहुत कम न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो वो स्मॉलर हो गए एंड मूव टू देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. हेंस द एगेरोजेल एक्ट एज अ सीव. वो एक बिल्कुल छलनी की तरह काम करती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड्स एगेरोजेल में जो कि छलनी की तरह काम करता है, तो जो हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स है जिनकी मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है या जिनमें साइज़ कैसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो वो अपने साइज़ के हिसाब से मूव करते हैं और हम उनको सेपरेट कर देते हैं. एज इन अ सीव द लार्जर पार्टिकल्स स्टे अबव and the particles which are smaller than the pore size passes through it. Similarly, in the gel, the larger and bulky molecules stay behind, whereas the smaller molecules move faster and quickly towards their respective electrodes. बिल्कुल छलनी में जैसे अगर उस छलनी के छेद से बड़े हैं तो ऊपर रह जाते हैं, तो ऐसे ही हमारे एगेरोजेल में अगर मॉलिक्यूल्स लार्ज साइज के हैं तो पीछे रह जाते हैं और जो स्मॉल साइज के हैं वो आगे चले जाते हैं. दिस प्रोसेस में बी इमेजिन्ड लाइक अ रनिंग कंपटीशन. द वन हु इज थिनर एंड हैव अ फ्लेक्सिबल बॉडी विल बी एट द एंडिंग पॉइंट सूनर देन द वन हु इज फैट एंड बल्कि. सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जो आपके दुबला पतला होगा वो पॉइंट से आगे बढ़ जाएगा और जो थोड़ा मोटा होगा या बल्कि होगा वो पीछे रह जाएगा. ये देखिए इसके अंदर मैंने किस तरह से हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिससे डीएनए सेपरेट करते हैं उसके apparatus के बारे में पूरा डायग्रामेटिकली समझा रखा है. नाउ नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन ऑफ एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्या इसकी एप्लीकेशन है? सेपरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स digested DNA including genomic DNA prior to southern blot transfer. It is used to separate RNA prior to northern transfer. आपने southern blotting technique और northern blotting technique सब सीखी होगी, तो ये उसके अंदर जो हमारे होते हैं restriction enzymes को separate करने के लिए काम में आता है. Analysis of PCR products, poly chain reaction जो product है after polymerase chain reaction to access for target DNA amplification, allowing estimation of size of DNA molecules using DNA marker और ladder. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम सेपरेट करते हैं तो एक नोन सीक्वेंस भी साथ में रन करते हैं जिसको हम लैडर कहते हैं. इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? allowing the estimation of size of DNA molecules using a DNA marker or ladder which contain DNA fragments of various known size. It allows the rough estimation of DNA quantity and quality. Then, quantity is accessed using lambda DNA ladder, which contains a specific amount of DNA in different bands. आपको पता ही है ये सारा. Then, quality of DNA is accessed कैसे पता लगाते हैं? By observing the absence of streaking or fragments or contamination of DNA bands. Other techniques rarely on the agarose gel electrophoresis for DNA separation including DNA fingerprints. अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? The advantages are that the gel is easily poured and does not denature the sample. The sample can also recover. The disadvantage क्या है? Disadvantage that gel can melt during electrophoresis. The buffer can become exhausted. And the different forms of genetic material may run in unpredictable forms. Now the very important that is SDS page.
इसको हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं, या सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, that is SDS, polyacrylamide gel electrophoresis, is mostly used to separate proteins according by size. This is one of the most powerful technique to separate proteins on the basis of their molecular weight. और आप देखिए कि जो इंजाइम्स के अंदर आइसो इंजाइम्स होते हैं उनको भी हम इससे सेपरेट करते हैं। इवन मेरी PhD थीसिस में भी पेरोक्सीडेज आइसोएंजाइम के मैंने पहली बार 40 आइसोएंजाइम्स रिपोर्ट किए और इसी टेक्निक्स को यूज़ की। इसका क्या प्रिंसिपल है? दिस टेक्निक यूज्ड एनायोनिक डिटर्जेंट सोडियम डोडिसाइल सल्फेट विच डिसोसिएट प्रोटीन इनटू देयर इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड सबयूनिट्स and gives a uniform negative charge along each denature polypeptide. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको पता ही है कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं। तो सबसे पहले हम एक एनायोनिक डिटर्जेंट सोडियम डोडिसाइल सल्फेट यूज़ करते हैं, जो कि इन प्रोटीन्स को तोड़ के प्राइमरी उसमें ले आता है और उसके बाद उस पर सब पे ये जुड़ जाता है और उससे क्या होता है कि प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि DNA में जो बैकबोन होती है वो फॉस्फेट की होती है, उससे क्या होता है उस पर नेगेटिव चार्ज फिक्स होता है। लेकिन हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें कितने एमिनो एसिड्स है उस पर डिपेंड करता है कि उस पर अल्टीमेट चार्ज क्या होगा। लेकिन हमें अगर करना है तो हम पहले उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद ये सोडियम डोडिसाइल सल्फेट से उसमें नेगेटिव चार्ज लग जाता है, ये अटैच हो जाता है। SDS also perform another important task. It forces polypeptide to extend their conformation to achieve similar charges to mass ratio. The rate of movement is influenced by gel pore size and the strength of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं और जेल की कंसंट्रेशन क्या ले रहे हैं उसी के हिसाब से उसकी पोर साइज डेवलप होती है। इन SDS पेज द वर्टिकल जेल एपरेटस इज मोस्टली यूज। ये हमारी लेबोरेटरी में ही है और वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो इंस्ट्रूमेंट है इसका मैं फोटोग्राफ भी शेयर करूँगी जो हमारी लैब में है, आप लोग देखिएगा। Although it is used to separate proteins on a routine basis, SDS page can also be used to separate DNA, RNA molecules. अब आप देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल एपरेटस बताया है और इसमें आप जो सबसे राइट साइड में देखिए जो फिरोज़ी कलर का है ना, जो वो वाला जो है एपरेटस, ये आपको प्रैक्टिकल में भी ड्रॉ करना है और यही एपरेटस हमारी लैब में है। माइंड इट, जो ब्लू या फिरोजी जो भी आप कलर कर रहे हैं, लास्ट में जिसको नॉमेनक्लेचर भी जिसका दिया हुआ है इसको मैं आपके शेयर भी कर लूँगी। यही एपरेटस हमारे में है और इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जब आप लोग स्पॉट लिखोगे तो इसी एपरेटस को ड्रॉ करोगे। और नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ SDS पेज। क्या होती है SDS पेज की? पेज मीन्स पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड SDS का मैं बता चुकी हूँ आपको। इट हैज़ मैनी एप्लीकेशन। इट इज़ मोस्टली used for following purposes. First, establishing protein size, protein identification, determining sample purity, identifying disulfide bonds, quantifying proteins and blotting application. SDS page has following disadvantages. Mobility of the molecules is high and separation is very rapid. All the proteins are negatively charged, therefore all migrate towards the anode. The proteins treated with SDS fixed dyes are better than the native proteins. SDS solubilizes all proteins, including very hydrophobic and even denatured proteins.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आप लोग अपने अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैंने 2 आपको क्लास टीचिंग के रूप में समझाए और 2 मैंने आपको नोट्स की तरह शेयर किए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैं आप लोगों को एक फोटोग्राफ प्लस इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमारे स्पॉट्स में आता है उसके PDF शेयर करूँगी और आप उसको प्रैक्टिकल फाइल में लिख लीजिएगा। थैंक यू।